हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल उस सिस्टम के खिलाफ जिसने कोरोना के सामने सरेंडर कर दिया है। आज वाकई हल्ला बोल ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जहां पर आज ऑक्सीजन की कमी का मुकाबला उन मरीजों को करना पड़ सकता है जो अस्पतालों में भर्ती हैं। किसी अस्पताल में 10 घंटे के लिए ऑक्सीजन बचा है तो किसी में 1 दिन का। अब सवाल यह है कि सांस बेहाल है, कोरोना से लोगों की जिंदगी पर बनाई है, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। नेता आपस में भिड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं आपका परिचय उन खास राजनीतिक मेहमानों से करूं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अस्पताल दर अस्पताल हम आपको दिखाएंगे अस्पतालों का दावा, जिसमें अस्पतालों का ये कहना है कि कहीं उनके पास 8 घंटे के लिए ऑक्सीजन है तो कहीं 10 घंटे के लिए ऑक्सीजन है। हर अस्पताल उसका नाम और उसी के साथ उनका दावा कि कितने घंटे का ऑक्सीजन उनके पास बचा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद आपको दिखाएंगे। देखिए पहले अस्पतालों में मरीज सांसों के लिए लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स जान जोखिम में डाल मरीजों की जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं और सियासतदान किस लिए लड़ रहे हैं ये आप तय। राहुल गांधी ने आज वैक्सीन रणनीति की तुलना नोटबंदी से कर दी और फिर जंग छिड़ गई। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। राहुल जी, आपके पास आपको कोमॉर्बिडिटी है या नहीं? ईश्वर करे कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं हो आपको और आपकी बहन को, मगर यदि है तो क्या आपने दोनों डोज ले लिए या 1 डोज लिया है? अगर कोमॉर्बिडिटी नहीं है, अगर लिया है तो कब लिया है, कहां लिया है, क्या आप इसे पब्लिक करेंगे? देश में एक तरफ कोविड वायरस का विस्फोट है तो दूसरी तरफ महामारी पर सियासी लड़ाई। 24 घंटे में कोरोना के केस 3 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठा दिए सरकार की तैयारी पर सवाल। ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रिपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। प्रियंका ने सीधी और तीखी चोट की थी, लिहाजा सरकार से तुरंत जवाब आया। मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब भी दिया और पलटवार भी किया। संकट के समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए, सियासी व्यवधान का किस्सा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या किया मोदी जी ने 1 साल में? अरे थोड़ा सा ये अकल के दुश्मनों को समझना चाहिए। संसाधन और सुविधा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती तो कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कहता कि ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीट। सरकार हमलावर है और विपक्ष एक कर अब सरकार को घेर रहा है। ऑक्सीजन से लेकर बेड की कमी पर सबने सवाल दागे। इतनी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आपने बेड्स को इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं डाली? आपने ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं किया? हमारी कोई और चिंता नहीं होनी चाहिए, चुनाव, विज्ञापन, चर्चा, पर्चा, नो। एकमात्र चिंता होनी चाहिए कितनी जिंदगियां बचा ली जाए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि बाकी देशों की तुलना में इतनी मौत हुई। अरे जिसके घर का चिराग बुझा है ना, उसको ये आंकड़ा बताइए, आपकी संवेदन शून्यता पे हंसेगा रोते वक्त भी। गिद्ध दृष्टि से वल्चर पॉलिटिक्स करते हुए इस आपदा में, इस परिस्थिति में देश में कहीं ना कहीं पैनिक फैलाने की, कहीं ना कहीं अफरा तफरी की एक माहौल बनाने की कोशिश और फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये लड़ाई केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी से शुरू हुई, जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखी थी। मनमोहन सिंह ने कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी को सुझावों वाली एक चिट्ठी भेजी थी, जिसका जवाब डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया। लेकिन हर्षवर्धन की भाषा पर कांग्रेस ने तीखी आपत्ति की थी। पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी इस देश के 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। पूरा देश जानता है कि कितने डिग्निफाइड इंसान हैं और कितनी उनको सरकार चलाना आता है और एक विजनरी है। अगर वो आपको सुझाव दे रहे हैं इस समय
जबकि देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, इतना बड़ा संकट है हमारे सामने। अगर वो सुझाव दे रहे हैं तो उस सुझाव को उसी डिग्निटी के साथ, उसी ग्रेस के साथ लीजिए जिस तरह से उसको वो सुझाव दिया जा रहा है। और अब वहीं राहुल गांधी रोज ट्विटर के जरिए सरकार को घेर रहे हैं। बीते दिन भी उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले कहा था कि देश ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है और आज वैक्सीन नीति की नोटबंदी से तुलना कर दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में ऑक्सीजन की कमी और अस्पताल में बेड की कमी को खत्म करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर जानकारी दी थी। देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। कोरोना पर सियासी घमासान है, लेकिन इस जुबानी जंग के बीच कोविड वायरस के फैलने की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस और मौत ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आज तक ब्यूरो। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देख ली, आप इससे समझ गए होंगे कि सियासतदानों को आपकी कितनी चिंता है और अपने अपनी पॉलिटिक्स की कितनी है। वरना जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, सार्थक सुझाव कहीं से नहीं आता है। लेकिन इस बीच आइए आपको जल्दी से बता दें जो परिस्थिति पटना में बनी हुई है, क्योंकि हम आपको बताएंगे हॉस्पिटल के साथ कि कहां पर कितनी कमी है ऑक्सीजन की, इस वक्त कितने घंटे का ऑक्सीजन बचा है। लेकिन पटना एम्स में तो जैसे कोरोना का विस्फोट हुआ है, क्योंकि कई केसेस एक साथ अस्पताल में आ गए हैं। अब सोचिए, जो डॉक्टर्स और नर्सेज ही कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, अगर उनकी जान पर बन आएगी तो किस तरह की परेशानी की शुरुआत हो जाएगी। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एम्स पटना में अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि वहां पर एक साथ कई केसेस हो जाने की वजह से असमंजस की स्थिति बन गई है। पूरी सिचुएशन को टैकल करना, उससे हैंडल करना एक बड़ी चुनौती बनता चला जा रहा है। अब चलिए हम आपको दिखा रहे हैं पटना एम्स में। हमने आपको बता दिया है कि कोरोना के मामले कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं लगातार, लेकिन अब आपको दिखाते हैं अस्पताल दर अस्पताल। चूंकि पटना से शुरुआत हुई है तो पटना उदयन हॉस्पिटल सबसे पहले दिखाइए। उदयन हॉस्पिटल है पटना में, जहां पर 200 सिलेंडर की जरूरत है। और अस्पताल का दावा क्या है? अस्पताल का कहना है कि उनके पास सिर्फ 60 सिलेंडर है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 140 सिलेंडर का डेफिसिट होना। अब महाराष्ट्र के आंकड़ों पर जरा आते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत यहां पर लगभग 15% मरीजों को है, जिस तरह की जानकारी आ रही है। प्रति मरीज 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत रोजाना होती है। हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर 15% मरीजों की को जरूरत होती है, वहीं पर 9,300 मीट्रिक टन की आपूर्ति हो रही है। एक्टिव केस 6,83,856 है और वहीं पर ऑक्सीजन की जरूरत वाले जो मरीज हैं वो 1 लाख से ज्यादा है। तो महाराष्ट्र का हिसाब आपने देख लिया। जल्दी से अब जरा दिल्ली के आंकड़े दिखा दीजिए। LNJP हॉस्पिटल में जो परिस्थिति है वो आपको बताते हैं। ये अस्पताल का दावा हम आपको बता रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से लगातार कह रही थी, बीते दिन भी अरविंद केजरीवाल ने लिखा था मुख्यमंत्री ने कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन हम अस्पतालों का दावा दे रहे हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से बताया जा रहा है। जरूरत 20 टैंक की है और आपूर्ति 50% ही हो पा रही है। ये LNJP के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जो कि अस्पताल का दावा है। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं जो पिछले सप्ताह और इस सप्ताह में क्या फर्क है LNJP में, क्योंकि डिमांड अचानक शूट किया है। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। LNJP हॉस्पिटल में जहां पिछले सप्ताह ऑक्सीजन की जो मांग थी वो 7 से 8 टन थी, वही अब 20 से 21 टन अचानक हो गई है। यानी आप समझ लीजिए 7 तिहाई 21 यानी 3 टाइम्स, 3 गुना। और ये देखिए अस्पताल का ये दावा है, ये भी हम आपको बता दें। हर आंकड़ा जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं वो सरकार की तरफ से हॉस्पिटल वाइज नहीं दिया गया है। अस्पतालों का जो दावा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। गंगाराम अस्पताल में कितने 5 घंटे की ऑक्सीजन बची है, ऐसा अस्पताल का कहना है। अपोलो हॉस्पिटल में 10 से 12 घंटे के ऑक्सीजन बचे होने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो बड़ी चुनौती हो सकती है। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने भी रिपोर्ट फाइल की है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो हॉस्पिटल है वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आज शाम में 4 बजे वहां पर पहुंचना था, लेकिन ऑक्सीजन, और वहां पर तो लगभग 300 पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन पर इस वक्त निर्भर है।
और ऐसे में हम आपको लिए चलेंगे वहां भी अंकित त्यागी हमारे सहयोगी के पास, लेकिन उससे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रही है। हमारे साथ अजय आलोक, प्रवक्ता जेडीयू के, जुड़ रहे हैं। और विद्या चौहान हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि प्रवक्ता है एनसीपी की। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपके पास आते हुए देखिए, परिस्थितियां जो पूरे देश में बन रही हैं ऑक्सीजन की कमी को लेकर, ये परिस्थिति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अचानक फैले इस वायरस की वजह से संक्रमण इतना गहरा होता चला जा रहा है। आप बताइए, इन अस्पतालों में इन मरीजों का क्या होगा? गौरव भाटिया जी। अंजना जी, देखिए, ये एक विकट परिस्थिति है और प्रधानमंत्री जी ने अभी देश को संबोधित किया और उन्होंने सबका हौसला बढ़ाते हुए एक बात कही कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सब एकजुट होके कोविड की इस लड़ाई को लड़े और परास्त करें। और आपने क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं जो मेरे सामने है और मेरे पास है। एलएनजेपी में जब हमारी ये चर्चा चल रही है, 10 टन ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है, आगे भी किया जाए। और इसके अलावा गंगाराम अस्पताल में भी 4500 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है, आगे भी किया जाएगा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई, जिससे कल भी एक समाचार आ रहा था कि हर प्रदेश जहां कमी है वहां पे ऑक्सीजन पहुंचे, वो पहुंचाया जा रहा है। और एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई जा रही थी, इसमें बताया गया किस तरह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ने ऑक्सीजन पहुंचाया और 300 नागरिकों की जान उस वक्त तुरंत बची। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, और ये आरोप लगाने का समय नहीं है इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 4 दिन पहले तक, अंजना जी, कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड है, ऑक्सीजन है। शायद उनके आकलन में चूक हुई होगी। आज केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सबको सहयोग मिल रहा है, केंद्र सरकार का भी। और 12 ऐसे स्टेट हैं जिनको चिन्हित किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बैठक करके एम्पावर्ड कमेटी बनाई और इन 12 जो प्रदेश हैं, इनको जल्द से जल्द आज भी दिया जा रहा है, आगे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिया जाएगा, जिससे हर नागरिक की हम लोग जान बचा सके। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ कोई कमी हो तो कहें कि नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार ने क्या किया, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं उनको भी साथ मिलकर चलना होगा। और आप भी जानती है, स्वास्थ्य जो है संविधान में एक स्टेट सब्जेक्ट है। आज एक न्यूज आपके चैनल में आ रही थी, पुणे के एक अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई जो है की गई और उसके बाद वहां पे एकदम से ऑक्सीजन पूरी तरह से बर्बाद किया गया और करीब 20 लोगों की, जब मैं आ रहा था इस चर्चा पे, मौत हो गई। तो क्या लापरवाही इस समय पे ठीक है? किसकी जिम्मेदारी है? अगर केंद्र सरकार ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, इस वक्त ऑक्सीजन का नाम है जीवन, जीवन देने वाला ऑक्सीजन है। एक एक क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये महत्वपूर्ण है, इसका जरा भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने नासिक का मुद्दा उठाया है। साथ ही सवाल है कि राज्य सरकारें कह रही हैं कि केंद्र की तरफ से आपूर्ति में कमी हो रही है, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना सुप्रिया जी, कि सब रेड लाइट पे खड़े कह रहे थे अभी तो ग्रीन है, देखो अब रेड हो गया, अब ग्रीन हो गया। सवाल ये है कि सबने तैयारी क्या की थी? सबने क्या तैयारी की थी? क्या परिस्थिति, और महाराष्ट्र में तो पिछले 1 महीने से ये हालात बन रहे थे ना सुप्रिया जी। मैं इन सब बातों का जवाब दूंगी और मैंने 4.25 मिनट भाजपा के प्रवक्ता को सुना। आज हम सब लोग 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करें और सोचें कि हमारा कोई परिजन, हमारे कोई परिवार का कोई मित्र, कोई संबंधी आईसीयू में ऑक्सीजन के सहारे अपना जीवन उसका चल रहा है और आपको खबर मिलती है कि अब अस्पताल के पास सिर्फ आधे घंटे का या 2 घंटे का या 60 मिनट का ऑक्सीजन रह गया है। आप पर क्या बीतेगी या मुझ पर क्या बीतेगी या इस पैनल में किसी पर भी क्या बीतेगी, इसका जवाब अगर मिल जाए तो मुझे लगता है ओछी राजनीति बंद हो जाएगी। आप सोचिए उन लोगों का, आपने कुछ अस्पतालों का नाम लिया था, उसमें आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ऐड कर दीजिए, अपोलो, गंगाराम, सेंट स्टीफेंस, मणिपाल, मेयो लखनऊ, जहां पर बोल दिया गया पेशेंट्स को लेकर जाइए, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का ऑक्सीजन है, कोई बेड कहीं अवेलेबल नहीं है, लोग क्या कहां लेकर जाएंगे। तो
जानते बूझते जीते जागते पेशेंट को मृत इंतजार करना ही अब शायद कुछ लोगों के पास एक ऑप्शन बचा है। एक बार सोचा जाए कि अगर हम उस जगह होते तो हमारे ऊपर इस समय क्या बीत रही होती। अब मैं कुछ आपको आंकड़े बता देती हूँ। आपने अपनी शुरुआत में कहा था सार्थक सुझाव नहीं आया, मैं इससे बिल्कुल वाकया नहीं थी। सार्थक सुझाव आया था, मनमोहन सिंह जी की चिट्ठी पढ़ी है और उसका जितना ओछा और गंदा जवाब आया था, दुख होता है इतनी गंदी राजनीति पर। डिमांड शूट कर रही है, ये सरकार के अपने सर्वे ने कहा था कि सेकेंड वेव आने वाली है और भी घातक होगी और उस सर्वे को नजरअंदाज किया गया था। खैर, मैं 3 चीजें आपके दर्शकों को और इस पैनल के सामने रखना चाहती हूँ, उस पर जरूर थोड़ा डिबेट होना चाहिए। 8 महीने लगे हमें, अक्टूबर 2020 में हमने ऑक्सीजन के लिए बिड्स, ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए बिड्स इनवाइट करे। 8 महीने बाद हमको 14 महीने लगे केंद्र सरकार को, अप्रैल 2021 तक, जब हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से ऐसे अस्पताल होंगे जिनमें ये ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। 14 महीने लगे हमें। 14 महीने लगे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बैन करने कर उसको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए, और वो अभी नहीं, वो 22 तारीख से होगा। तो मैं जानना चाहती हूं कि 8 महीने, 14 महीने और फिर 14 महीने जब ये केंद्र सरकार को लगे और केंद्र सरकार आपूर्ति पूरी कर रही है, मुझे कहते हुए ये दुख होता है कि आज देश में 7500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की रोज की उपज है, उत्पादन हो रहा है और ये पूरा पड़ता, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया इसके आवागमन का, इसके ट्रांसपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया और इसलिए ज्यादा किल्लत हो रही है। आज कुछ भाजपा के नेता, मैं अभी देख रही थी, हरियाणा के मंत्री हैं एक विज साहब, वो तो अजीबोगरीब बातें करते हैं। वो कह रहे हमारा ऑक्सीजन है, हम किसी को क्यों दें। किसी का ऑक्सीजन नहीं है, ये देश का ऑक्सीजन है, जहां पर जरूरत पड़ेगी आपको देना पड़ेगा। क्या कल को पुणे कह देगा हमारी वैक्सीन है, हम किसी को क्यों दें? ये किस तरह की बातें हैं? मुझे ऐसा लगता है ओछी गंदी राजनीति छोड़कर आज लोगों की जान बचाने की जरूरत है। जिस तरह का कुप्रबंधन और कुरीतियां करी गई ऑक्सीजन की सप्लाई, उत्पादन और आवागमन में, उसके ट्रांसपोर्ट में, उसका खामियाजा आज देश के बीमार लोग भोग रहे हैं और उनके परिजन भोग रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ, 30 सेकंड को सोचेगा अगर उस अस्पताल में हम खड़े हों और हमारे परिजनों को आके कहा जाए सिर्फ 30 मिनट का ऑक्सीजन बचा, ले जाइए जहां ले जा सकते हैं, और बेड का कोई इंतजाम नहीं, क्या बीतेगी किसी पर? जी मैं उत्तर देता हूं। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, और आप गौरव जी एक साथ जवाब दीजिएगा, चारों बोल लें एक बार जल्दी जल्दी। अजय आलोक जी, उदयन हॉस्पिटल अगर मैं सही हूं तो सर शायद आप ही का है। सवाल यह है कि क्या ऑक्सीजन की वाकई इस तरह की किल्लत हो रही है, लोगों की जान पर बनाई है, और क्या हमने तैयारी में ही देरी कर दी? इस बीमारी में तो पता था ना सर हमें कि ऑक्सीजन ही सबसे क्रूशियल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। आप तो डॉक्टर हैं। देखिए अंजना जी, सही बात है कि ऑक्सीजन की किल्लत हुई, इसमें कोई शक नहीं है। वो इस अचानक इसलिए हुई कि एक एक अस्पताल में क्षमता से 3 गुना ज्यादा मरीज आ गए और सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। बिहार में जितने लिक्विड टैंकर बाहर से आते हैं, कोई खराब हो गया, किसी के आने की टाइम लगी, तो लिक्विड टैंकर आने के देरी से ऑक्सीजन की निश्चित तौर पे 2 दिन किल्लत हुई। लेकिन परसों शाम से बिहार में आमतौर पर धीरे धीरे सब सामान्य लेवल पे आ रहा है। और मैं बता दूं कि उदयन हॉस्पिटल ने तो अपने मरीजों की क्षमता भी अब बढ़ा दी है। हमारे अस्पताल में लगभग 50 के लगभग कोविड मरीज है। और ऑक्सीजन की जो बर्बादी की बात अभी कर रहे थे बाकी डॉक्टर्स लोग, उसको भी हमने फॉलो करना बिल्कुल मजबूती से शुरू किया है कि जिस मरीज को सेंट्रल पाइपलाइन की जरूरत नहीं है, अगर उसको इंडिविजुअल ऑक्सीजन दे तो हम 40% ऑक्सीजन की बचत कर सकते हैं। तो ये सब राशनिंग तो करना पड़ेगा, इसमें कहीं शक नहीं है। आप अचानक क्षमता से 3 गुना मरीज अगर आपके बढ़ जाएगा किसी भी अस्पताल में, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ट्रैक करना। आप खुद बता रही है कि एलएनजीपी की 3 गुना आवश्यकता बढ़ गई। टैंकर की स्पीड ऑक्सीजन की 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है उनको 40 किलोमीटर से ज्यादा चलने को। रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वो चलते नहीं है, क्योंकि रात में ऑक्सीजन का मूवमेंट नहीं होता है। ये तमाम रेस्ट्रिक्शंस भी याद रखनी चाहिए। बहुत आसान है ब्लेम गेम कर देना। आज जरूरत है कि व्यवस्था को पुनः दुरुस्त किया जाए। जब बिहार कर सकता है व्यवस्था को दुरुस्त, परसों से यहाँ पे बिल्कुल सुचारू रूप से शुरू हो गया है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं श्योर हूँ कि आपस में दोषारोपण करने की जगह हम व्यवस्था दुरुस्त कर लें इस महामारी के समय, तो जनता को ज्यादा फायदा होगा। दिल्ली में भी 8-10 घंटे की अगर कहीं ऑक्सीजन बची है तो वो आराम से रिप्लेनिश की जा सकती है, की जा रही है। लेकिन से हर बात में दोषारोपण ये करना, व्यवस्था नहीं की गई। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने खुद कहा था 3 महीने पहले, कांग्रेस भी कह रही थी कि एक दिन में ये हो सकता है कि मरीज 30,000, 40,000, 50,000 तक मरीज आ जाए। आज तो 2.5 लाख मरीज आ रहे हैं। जरा बताएंगे 60 साल शासन किया कांग्रेस ने, क्या इस देश में एक भी अस्पताल है इस देश में जहां पे 50,000 बेड है?
कोई ये कल्पना करता है? किसी भी राज्य की आबादी का 0.1% टू 0.2% मेडिकल बेड्स होता है, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में। अब हिंदुस्तान में अचानक आपकी आबादी का लगभग आधा % केस आ जाएगा, कहां से मैनेज कीजिएगा? ये तो उसी में मिल बांट के, एक दूसरे की मदद करके, हौसला अफजाई करके बांटना है। एक दूसरे पे दोषारोपण करके खराब होगा सिचुएशन। मुझे नहीं लगता ठीक है, मदद करना अजय जी जरूरी है, लेकिन कब तक कांग्रेस पार्टी को अस्पतालों के लिए कोसते रहिएगा? सर, आपका शासन अब कितने साल का हो गया? 15 साल से आप लोग है ना, आपने कितने अस्पताल बनाए? हमने इतने बनाए कि 7 मेडिकल कॉलेज थे। बीजेपी भी 6 साल हो चुकी है अब इनकी सरकार। 6 क्या 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए ना सर, 7 साल हो गए ना बीजेपी को केंद्र में। सवाल यह है कितने अस्पताल हमने बनाए? अंजना जी सुनिए सर, ऑक्सीजन के लिए अगर अजय जी, डॉक्टर साहब, आज मैं आपको अजय आलोक भी नहीं कहूंगी, मैं डॉक्टर साहब कहूंगी। डॉक्टर साहब, आप ही बताइए मुझे, अगर कोई डॉक्टर ये बताने लगे मरीज को कि ऑक्सीजन आ रहा था, लेकिन देखिए ना गाड़ी खराब हो गई, देखिए ना गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती है, गाड़ी की स्पीड इतनी रहती है, ये किस सदी में जी रहे हैं हम? हमने अपनी स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह से अपंग बना के रखा हुआ है, कभी उस पर फोकस ही नहीं किया, और ये तमाम सरकारों की जवाबदेही मानी जाएगी ना अजय आलोक जी? नहीं, बिल्कुल मानी जाएगी, मैं इसमें गुरेज नहीं करता हूं, लेकिन मैं बिहार का आपको उदाहरण दे रहा हूं कि 15 वर्ष पहले जब हम आए थे तो सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 22 मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। आज प्रखंड लेवल पे कोरोना का ट्रीटमेंट हो रहा है, और वहां भी ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। दवाई की, रेमडेसिविर की कमी थी, वो भी आज से दूर हो गई है बिहार में। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मिलजुल के कलेक्टिव एफर्ट से काम किया जाए, भाई महामारी से तो लड़ना ही है ना, भाग तो नहीं सकते हैं ना। जितने मरीज आ रहे हैं, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त करके इसी में काम करना है। मैं कह रहा हूं आज क्या लड़ने का समय है, दोषारोपण करने का समय है? आज तो जो है, जितनी व्यवस्था है उसी से करना है। विद्या चव्हाण, ठीक है, विद्या चव्हाण, महाराष्ट्र में भी जो परिस्थितियां बनी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जी। देख, सवाल है कि केंद्र से लड़ाई लड़के अगर मरीजों को ऑक्सीजन मिल जाए तो ठीक है, लेकिन सिर्फ लड़ाई के इर्द गिर्द ही पूरा मामला घूम रहा है। कहां पर चूक हुई? क्या राज्य सरकारों ने पहले से कहा कि हमें देखिए हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, आप 4 प्लांट यहां पर लगाइए? आपने बोला ऐसा क्या? इस तरह की चिट्ठी गई थी, या फिर जो सिचुएशन थी उसको सभी भांपने में, समझने में चूक गए? सिंपल सवाल है जी। देखिए, हम लोगों ने महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी तरह से कोरोना का सामना किया है। हमारे जो आरोग्य मंत्री है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर जी है, बहुत अच्छी अभी ऑक्सीजन के बारे में आप लोग बोल रहे थे, तो थर्मल पावर स्टेशन जो परली में है, बीड में है, अकोला, वर्धा, यहाँ से सब जगह से हम लोगों ने अभी ऑक्सीजन के प्लांट्स, अपने ही खुद के प्लांट्स, क्योंकि हमें हमेशा के लिए ऑक्सीजन मिले, इसलिए हम लोगों ने पूर्व तैयारी की है। 15,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो इधर आने वाला है, उसके लिए भी इंपोर्ट जो प्लांट है उसके लिए भी किया है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 2-3 पॉइंट्स इसमें रह गए हैं कि आपको जो एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वैक्सीन, मुझे एक बात बताइएगा कि अभी जो हमारा कोरोना का जो पीरियड था वो पिछले साल भी था, उसके बाद पिछले 4 महीने से कोरोना का पीरियड इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसमें पूर्व तैयारी जो करनी चाहिए थी, केंद्र ने जो हमें सहायता करनी चाहिए थी, वो भी पीएफ फंड से खास करके जो सहायता होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन हम लोग कुछ भीख मांगते हुए नहीं बैठे हैं। हम लोगों ने हमेशा ये तय किया है कि अगर केंद्र सरकार हमें कुछ नई मदद कर रही है, अपने आप बलबूते पे हमें ये करना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र में जितने अच्छी तरह से कोविड टेस्ट होते हैं, जितने अच्छी तरह से वैक्सीन हो रही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हर एक चीज को एक्सपोर्ट करते, ऑक्सीजन भी एक्सपोर्ट किया, वैक्सीन भी एक्सपोर्ट किया। पहले हमारे देश में हमारे लोगों के लिए कितना वैक्सीन लगेगा, हमारे देश में अगर इमरजेंसी हो तो कितना हमें ऑक्सीजन लगेगा, कितने। राहुल जी ने भी आज वैक्सीन नीति को, जी विद्या जी आप ही का सवाल पूछ रही हूँ गौरव भाटिया से, वो कह रही है आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि आपकी वैक्सीन नीति नोटबंदी की तरह है। वो पूछ रही है क्यों आपने ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन सब कुछ एक्सपोर्ट कर दिया। अंजना जी देखिए, जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो एक पक्ष है जिसका श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व कर रहे हैं, जो कोविड को परास्त करने में लड़ रहा है, और दूसरा पक्ष है राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, कांग्रेस और कुछ विपक्षी पार्टियां। शांत करा दीजिए, मैं इनके बीच में देखिए बोला नहीं था इसलिए।
दर्शक देखेंगे, ये निकलेंगे तो इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं अगर संवेदनशीलता नहीं बनाएंगे। और अंजना जी आपको आना चाहिए, इनको चुप कराना चाहिए प्लीज। आपकी बात कह लूं? चुप है, बोलिए। धन्यवाद। देखिए, नरेंद्र मोदी जी इस वक्त निश्चित कर रहे हैं कि हम कोविड को परास्त करें, और विपक्ष कांग्रेस पार्टी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और बाकी दल ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को कैसे परास्त करें। इन्होंने मुझसे जो बातें उठाई मैं उसका उत्तर देता हूं। आज प्रियंका वाड्रा का एक ट्वीट आया, जिन्होंने शर्मसार करने, कहती है डू इंडियन लाइव्स मैटर। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, मेरा प्रश्न है आपकी और आपकी प्रवक्ता बैठी उत्तर देती। हेल्थ इज द स्टेट सब्जेक्ट। ऐसा क्यों हुआ? एक साल में आपके पास दूरदर्शिता नहीं थी, 60,000 भारतीयों की जान गई है। गौरव जी मुझे मजबूरन एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, आपको टोक रही हूं मैं बीच में। आप ही की इस बात से शुरुआत करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। तो एक बार फिर नए सिरे से करते हैं। वो सियासत एक तरफ जो भारी दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो लड़ाई जो मरीजों पर, अस्पतालों पर, डॉक्टर्स पर भारी दिखाई दे रही है। इसीलिए सरकारें और उनकी जवाबदेही पर ये चर्चा हमारी करने की कोशिश है। गौरव भाटिया जी, अपना सवाल जरूर सुप्रिया सीनेट से आप पूछिएगा, आप ही के साथ मैं शुरुआत कर रही हूँ, आपको टोका था। लेकिन मुझे ये बताइए, आपको भी लोग फोन कर रहे होंगे ना, कह रहे होंगे कि कहीं पर बेड की व्यवस्था कर दीजिए। आप भी उस लाचारी का सामना कर रहे होंगे जो मैं कर रही हूं, क्योंकि आज मेरे ऑफिस से लोग, दूसरी जगहों से लोग, किसी के पिता को हॉस्पिटल की जरूरत है, किसी और, मैं कई डॉक्टर्स को लिखती हूं जो कहते हैं नहीं अभी 45 लोग बाहर वेटिंग में है। ये भयावह परिस्थिति बन गई है और ये मानवता को हिला देता है। ये सरकार, सत्ता उससे बहुत ऊपर की चीज है। सवाल ये है कि जवाबदेही तो उन्हीं की होगी ना जो सरकार में है। इसीलिए आपसे ये सवाल है। आपको भी लोग फोन कर रहे होंगे। अंजना जी, आप थोड़ा समय दे दीजिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर पहले देता हूं, फिर कुछ बातें मैं भी कहना चाहता हूं। देखिए, कुछ हमारे आज भाई बहन जिनको चिकित्सा चाहिए, पीड़ित है, उनको इलाज चाहिए। 2 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर वो है जो 10 पेशेंट में 9 को ठीक करता है और एक की कोशिश करता है ठीक हो जाए, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो जाती है। दूसरा डॉक्टर बगल में बैठ के केवल उंगली दिखाता, कहता देखो एक की मौत हो गई, एक की मौत हो गई। तो एक नागरिक आके अच्छे डॉक्टर से पूछता है कि भाई तुम इसको जवाब क्यों नहीं देते, ये तो कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ बैठा है, उंगली उठाता है। तो अच्छा डॉक्टर मालूम है क्या कहता है? कहता है जितनी देर में इसको उत्तर देंगे उतनी देर में एक और भारतीय नागरिक की जान बचेगी। तो ये बुरा डॉक्टर कौन है, ये पूरा देश देख रहा है। अपने आप की बात रखनी है। प्रियंका वाड्रा गांधी का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि क्या ये भारतीय नागरिक नहीं है जिनकी जान जा रही है, और ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाला है। तो प्रियंका वाड्रा जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं और आपके प्रवक्ता बता दें, 60,000 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं महाराष्ट्र में। क्या प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके पास समय नहीं था कि वहां पे बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई बेहतर कर सके? इसके लिए तो केंद्र सरकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी आंखें बंद करिए। मैं आंखें बंद कर रहा हूं। मैंने 1 मिनट आंखें बंद करी, आपको मालूम है क्या दिखाई दिया? 60,000 चिताएं जो महाराष्ट्र में जली और उनके परिवारजन जो रो रहे थे वो दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ में एक कूड़े का ट्रक जिसमें पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था वो दिखाई दिया। 60 वेंटिलेटर जो झारखंड को दिए गए हैं पीएम केयर से, वो दिखाई दिए। और अगर हिम्मत हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है। महाराष्ट्र को अकेले सीएम रिलीफ फंड में करीब 750 से 800 करोड़ रुपया मिला है अंजना जी। 25% इन्होंने इस्तेमाल किया, बाकी क्यों नहीं किया? ये सवाल। 11 लाख करोड़ जो कांग्रेस शासित राज्य है उनका बजट। 1 मिनट अंजना जी प्लीज, ठीक है, अब जवाब आपकी बात पूरी की। हाँ, उनसे यही पूछिएगा। मैं एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि उंगली उठाना बड़ा आसान है, लोगों की जान बचाना, आंसू पोंछना, ये मुश्किल कार्य है जो मोदी जी और भाजपा की सरकारें कर रही है। मेरा आखिरी सवाल है, 11 लाख करोड़ रुपए इन लोगों का बजट है जो 5 सरकारें हैं, इनसे पूछेगा कितना इन लोगों ने बाकी श्रमिकों को दिया, इलाज में लगाया, वो नहीं बताएंगे, केवल और केवल कोसेंगे। बेड नहीं है मोदी जी की वजह से नहीं है। हाँ प्लीज। अंजना जी, मृतकों पर जितना ओछा और भद्दा एग्जाम्पल इन्होंने दिया था, मैं उस स्तर पर गिरकर तो नहीं बात करूंगी, लेकिन क्योंकि सवाल पूछा तो सवाल का सीधा जवाब दूंगी। हमारे देश में 4,502 मेट्रिक टन
ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट हुआ वित्तीय वर्ष 2020 में, लेकिन आपको पता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 जब कोरोना का पूरा प्रकोप था, कोरोना का पूरा तांडव था, तब वो एक्सपोर्ट दोगुना कर दिया गया। हमारे यहाँ वैक्सीन भी एक्सपोर्ट हो जाती है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन भी एक्सपोर्ट हो जाता है, और हम जो वर्ल्ड की फार्मेसी है हम किल्लत झेल रहे हैं और अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जिन लोगों का, आप बीच में मत बोलिए, आप इतनी ओछी बातें करके बीच में ना बोला करिए, 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा आपसे जवाब लूंगी गौरव जी, पूरा कर लेंगे। बात आप करती हैं, आपने एक सवाल का उत्तर नहीं दिया और अंजना जी आपको पूछना चाहिए। जो सवाल मैंने उठाए वो नागरिक पूछ रहे हैं। ओछी सर्टिफिकेट देती है बैठ के केवल। ठीक है गौरव जी। अंजना जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत सारे लोग जो ये शो देख रहे हैं, वो या तो आवेश में है या बहुत दुखी हैं, तो उनके सामने हम एक सवाल पूछेंगे। ऑक्सीजन की कमी से जिन लोगों की मौत हो रही है आज इस देश में, उसका जिम्मेदार कौन है? और आपने कहा था ना, आपके सहयोगी, मैंने अपनी किसी बहुत प्रिय को खोया है, और इसलिए खोया है क्योंकि ऑक्सीजन बेड नहीं मिला लखनऊ में। बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं किसके पास जाके गुहार लगाऊं? वो परिवार किसके पास जाके करे? बताइए जरा मुझे, जिम्मेदार कौन है? इसका उत्तर दे दीजिए, मैं दूंगा आपकी बात। और एक चीज मुझे बताइए, बेकार की बात, इतिहास की बात करी जा रही थी। इतिहास जब लिखा जाएगा ना, तो ये जरूर पूछेगा कि आज बिहार में पंचायत के चुनाव टाले जा सकते हैं कोरोना के चलते, जहां पर 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां की जनसंख्या 22 करोड़ है, वहां पर पंचायत के चुनाव होंगे। जब वहां पर हाई कोर्ट कहेगा कुछ जिलों में लॉकडाउन लगा दो, तो सरकार मना कर देगी और सरकार संवेदनशील हो जाएगी। कौन होगा कोरोना संक्रमण का जिम्मेदार यूपी में? मुझे बताइए। यूपी में डबल इंजन की सो कॉल्ड सरकार है ना, और बिहार की बात गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए, फिर सुप्रिया जी के लिए मेरे पास भी एक सवाल है। अंजना जी, ठीक है, जवाब दे रहे हैं। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। अंजना जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे एक बात। जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि कब तक दोषारोपण कांग्रेस पर, कब तक दोषारोपण विपक्ष पर, कब तक दोषारोपण राज्य सरकारों पर होता रहेगा? इस नंगे नाच की सत्ता की लोलुपता में जो भूल गए थे कोरोना को, उसका अंत होगा? नहीं, दोषारोपण राज्य सरकार। सुप्रिया जी काउंटर क्वेश्चन। नहीं, ठीक है, पिछली सरकारों को आप नहीं कोस सकते, लेकिन जो राज्य सरकारें मौजूदा हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे। ये दोषारोपण नहीं है, ये जवाबदेही है। ये पूछा जाएगा कि अस्पतालों में बेड्स की तैयारी क्यों नहीं करके की गई थी? जैसा पिछली लहर में हमने देखा था, कई बड़े स्टेडियम्स थे, यहाँ था वहां था, कई जगहों पर तैयारी थी। सेकेंड वेव को आते हुए देखकर भी सब इनएक्टिव बैठे हुए थे। राज्य सरकारों पर दोषारोपण आप इसे कहेंगी? राज्य सरकारों की जवाबदेही दोषारोपण कैसे होगा? पुरानी सरकार से कोई नहीं पूछ सकता। मैंने भी टोका अजय आलोक को। अंजना जी, मैं आपसे इसीलिए पूछना चाहती हूँ, एक साल में केंद्र सरकार ने क्या प्रिपरेशन करी? क्या बात जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट थी उस पर क्या आया? इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पर मोदी सरकार ने क्या किया? इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे सेकंड वेव आने वाली थी, उस सेकंड वेव के आने में क्या प्रिपरेशन थी? सेकेंड वेव के आने में क्या तैयारी थी? मैं ये तो पूछूंगी ना अंजना जी, क्यों हमने ऑक्सीजन की निर्यात दोगुना कर दिया एक साल में? राज्य सरकारों ने क्या किया, वो भी तो एक सवाल है ना। अरे भाई, केंद्र सरकार निर्यात कर रही है ऑक्सीजन। विद्या चौहान जी कुछ बोलना चाहिए। आप इस पर नहीं बोलिएगा अंजना जी। केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट सिर्फ ऑक्सीजन पर आप सवाल पूछ सकती है, लेकिन बाकी जो अस्पतालों के हालात, बेड्स की तैयारी, एक बार विद्या जी बोल रहे। ठीक है सुप्रिया जी, हाँ विद्या जी बोलिए विद्या जी बुलाया है तो बोलने तो दीजिए जी विद्या बोलने तो दीजिए। देखिए विद्या जी, ये कोरोना कोई भाजपा की सुनने वाली नहीं है। परास्त करेंगे, इससे कोई कोरोना परास्त होने वाला नहीं है। उसके लिए अच्छी हेल्थ मैनेजमेंट चाहिए, इसके लिए नियोजन चाहिए, हेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और यहाँ पर जो डिक्टेटर बैठे हैं, वो डिक्टेटर जो है ना, वो कुछ नहीं कर रहे। वो बोलते हैं वो 4 महीनों से आप बीच में मत बोलिए। पिछले 4 महीनों से सिर्फ चुनाव में जुटे हुए हमारे केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी मास्क नहीं पहनते। मुझे उनको पूछना है, मास्क नहीं पहनते आप तो लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? पूरे रैली में बंगाल में उन्होंने मास्क नहीं पहनी, ना ही लोगों ने मास्क पहनी। इनकी वजह से कोरोना बढ़ गया है।
यहाँ पर कुंभ अंजना जी, मेला अब मैं करते अपनी बात हैं, प्लीज रख वहाँ सकता पर हूं? बाद मुझे में 1 मिनट का प्रधानमंत्री समय बोलते चाहिए, उसके हैं बाद कि चाहे आप कुंभ समय मेला मत दीजिए। करना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वक्त की कमी है, ये आपको जवाब नहीं जिम्मेदारी मिलेगा। किसकी है? गौरव भाटिया जवाब प्रधानमंत्री दीजिए, की फिर है। अजय आलोक जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। एकदम गैर हाँ, जिम्मेदार देखिए, जी विद्या जी, किया है तो भाजपा इस की केंद्र सरकार ने चर्चा किया है। में और अंजना जी प्लीज अंजना जी जवाब शांत तो जवाब करा सुनिए। लीजिए, तो हम लोग उत्तर राज्यों को देंगे। पूछ रही हाँ। है, मीडिया राज्यों को ब्लेम देती है, गलत बात। राज्य सरकार अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, नहीं, ये लेकिन गलत है। बार बार राहुल सवाल गांधी पूछ पढ़ना, रहे हैं। बार बार प्रियंका नहीं, गांधी एक सेकंड, कहना, एक सेकंड। बार बार मनमोहन सिंह को डांटना, इन्होंने जो काम किया था वो काम तो ये कर विद्या रहे जी, हैं आपको भी 7 थोड़ी बात साल सुननी में। होगी। लेकिन मीडिया दरअसल जो है, दिक्कत ये है मीडिया ना ने कि अब इस इनको- देश में मीडिया ने किसी भी उनसे राजनीतिक पूछना पार्टी चाहिए। या सरकार को आवाज इनकी नीचे कीजिए। पहले मेरा जवाब सुनिए, चूंकि मीडिया ये कर रही है, तो विद्या चौहान मेरा जवाब सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। हमेशा के लिए इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। आज तक जब सवाल पूछता है, सबसे पूछता है, चूंकि अब किसी राजनीतिक पार्टी में ये रही नहीं गई है हिम्मत की वो किसी की बात सुने या थोड़ी सी भी क्रिटिसिज्म आप कर दीजिए, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। वरना ऑक्सीजन की जो कमी है, मेरे पूरे बुलेटिन की शुरुआत इसी बात से हुई थी। हर अस्पताल में ऑक्सीजन की जो कमी है, 4 घंटे का ऑक्सीजन, कहां 5 घंटे का ऑक्सीजन, कहां पे हाफ ऑक्सीजन की आपूर्ति, इन्हीं आंकड़ों के साथ मैंने शुरुआत की थी विद्या चौहान जी। तब आपने आंखें बंद कर ली थी, तब आपको नहीं सुनाई दे रहा था मैं क्या कह रही हूं, तब मैं गौरव भाटिया से क्या पूछ रही हूं। लेकिन एक सवाल राज्य सरकारों की स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, अस्पतालों के हालात है, उस पर पूछ ले तो आपको मीडिया में खोट नजर आने लगती है। थोड़ा अपने निगहबान में भी झांक कर देखिए, चश्मा उतारिए और साफ देखिए। मैंने पूरे बुलेटिन की शुरुआत इस 1 घंटे में ऑक्सीजन की कमी पर की है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, लेकिन एक सवाल आपसे पूछ ले, बर्दाश्त नहीं होता। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, जिम्मेदारी आप लोगों को भी निभानी है। और ये सोचते हैं आप कि किसी को टिप्पणी करके आप मीडिया को रोक देंगे सवाल पूछने से, ये गलत है। अब इसको प्लीज डिरेल मत कीजिए बहस को। गौरव भाटिया जी जो सवाल वो उठा रहे हैं उस पर जल्दी से जवाब दीजिए, ये गलत है। पूरा बुलेटिन 1 घंटे का शो ऑक्सीजन की आपूर्ति पर है। आप लोग चाहते हैं आपके गुणगान करें, जो आपका गुणगान करे वो महान पत्रकार, जो एक सवाल पूछ दे वो आपको फिर गड़बड़ नजर आने लगता है। प्लीज विद्या जी, कोरोना पर बात कीजिए, कोरोना पर बात कीजिए। गौरव भाटिया, मोदी जी का कीजिए। देखिए अंजना जी, मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए, और मैं आपको तथ्यों के साथ अगर कोई बात कर रहा है। विद्या चौहान जी, आप अपने मुख्यमंत्री का गुणगान कीजिए। हम उस मरीज की चिंता करेंगे जो अस्पताल में ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा है। हम उस डॉक्टर की चिंता करेंगे जो अस्पताल में इस वक्त भी लड़ रहा है मास्क लगाकर 18 घंटे। हमें आपकी सरकार की चिंता नहीं है। ये जो आप उटपटांग बातें कर रही है ना, इसको साइड में रखिए। वापस कोरोना मरीज और डॉक्टर की बात कीजिए। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर जवाब दे रहे गौरव भाटिया, और बेवजह की बात करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। गौरव भाटिया की आवाज उठाइए, उनका जवाब सुनिए जल्दी से। गौरव भाटिया, 2 लाइन में जवाब। अंजना जी धन्यवाद। आपके शो में केवल 2 ऐसे प्रवक्ता थे जिन्होंने तथ्यों पे बात करी, एक हमने बताया और एक अजय आलोक जी ने। और मैं एक बात कहूंगा, जब महाराष्ट्र की सरकार को 1 साल मिला और मैंने सवाल पूछा कांग्रेस से और एनसीपी से भी कि इन्होंने बेड, ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर और दवाई, ये 4 चीजें हैं, राज्य भी सुनिश्चित कर सकते थे पर्याप्त मात्रा में, क्यों नहीं किया? क्योंकि वसूली कर रहे थे। दूसरी बात, 60,000 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं पूरे देश के, जो एवरेज है उससे बहुत ज्यादा क्यों हुई है? और जब मैंने ऑक्सीजन सप्लाई पर पीएम ने बीते दिन कहा है कि जल्दी से हो जाएगा। वो जल्दी कब आएगा गौरव भाटिया? ऐसी कोई वो जल्दी कब आएगा गौरव भाटिया? मैं अभी बता रहा हूँ आप। मजबूरन एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, क्योंकि तू मैं ही आधा वक्त निकाल दिया है। असल में जब होता यह है, पॉलिटिकल स्कोर तय करने के लिए यहाँ पर प्रवक्ता बैठते हैं, तो ऐसे ही वक्त जाया होता है और जनता भी इसे देखती है और समझती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर यह पूरी बहस हो रही थी, लेकिन इस बीच हर पार्टी चाहती है एक सवाल आप तीखा उनसे पूछ लीजिए, बर्दाश्त नहीं होता है, और फिर ब्लेम गेम यहाँ पर शुरू करके बहस को डिरेल करते हैं। आज भी अस्पतालों की चिंता, ऑक्सीजन की चिंता, मरीजों की चिंता, डॉक्टर्स की चिंता, व्यवस्था को बेहतर करने की कितनी चिंता इनकी बातों में झलकती है, आप समझ गए होंगे। हर सवाल एक दूसरे पर दोष के साथ शुरू होता है और वहीं पर अंत हो जाता है, दफन हो जाता है। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है, देखते रहिए आज तक। सांस का सवाल, सिस्टम बेहाल, हल्ला बोल में आप देख रहे थे इसी पर बहस, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।